कौरव और पांडव राजकुमारों ने शस्त्र विद्या तो सीख ही ली थी, शस्त्रों का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया था। वे सब वयस्क हो गए थे, जनता में अपना वर्चस्व स्थापित करने लगे थे। कौरव और पांडव दोनों हस्तिनापुर के विशाल साम्राज्य के दावेदार, दोनों का समान भाग था। पर दुर्योधन अपनी कुटिलता के कारण इस बात को नहीं मानता था। वह कौरवों में सबसे बड़ा था। उसके पिता धृतराष्ट्र के हाथों में शासन की बागडोर थी, अतः वह अपने को ही सब कुछ मानता था। केवल इतना ही नहीं, वह समय समय पर पांडवों का निरादर और उपहास भी किया करता था। पांडव बड़े ही सुशील और सत्प्रवृत्ति के थे। उनकी दृष्टि धन और राज की ओर अधिक नहीं थी, वह धन और राज के धर्म को अधिक महत्व देते थे। यद्यपि दुर्योधन उनके प्रति वैर भाव रखता था, किंतु वे दुर्योधन को भी अपना भाई ही समझते थे। जनता में कौरवों की अपेक्षा पांडव का बड़ा नाम था। इसका कारण यह था कि वे बड़े सूरवीर थे। जनता उन पर गर्व करती थी और उन्हें देखने के लिए उत्कंठित रहा करती थी। बसंत पंचमी का पर्व था। पांडव और कौरव राजकुमारों के शौर्य की परीक्षा का दिन था। महीनों पहले घोषणा हुई थी। हस्तिनापुर के निवासी बड़ी उत्सुकता के साथ उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। हस्तिनापुर के एक विशाल प्रांगण में सौर परीक्षा की आयोजना की गई थी। प्रांगण को चारों ओर से बाणों के द्वारा घेर दिया गया था। बीच में दर्शकों के बैठने के लिए छोटे बड़े मंच भी बनाए गए थे। राजा कुटुंब के सदस्यों और सम्मानित नागरिकों के बैठने के लिए विशेष प्रकार के मंच बनाए गए थे। घेरे हुए मैदान को झंडों, पताकाओं, वदनवारों और पुष्पमालाओं से सुसज्जित किया गया था। तरह तरह के बाजे और ध्वनियां भी बजाई जा रही थी। सारा मैदान दर्शकों से भरा था। मंचों पर सुसज्जित वेशभूषा में नागरिक और राजा कुटुंब के सदस्य बैठे हुए थे। स्त्रियों के मंच पर राजा कुटुंब की स्त्रियों के साथ कुंती और गांधारी भी विराजमान थी। साधारण दर्शकों में अधिरथ भी अपने पुत्र कर्ण के साथ मौजूद था। सबकी आंखें मैदान के मध्य भाग की ओर लगी हुई थी। शंख ध्वनि के साथ शौर्य परीक्षा आरंभ हुई। कौरव और पांडव राजकुमार मध्य भाग में पहुंचकर अपना कौशल दिखाने लगे। जब भीम का नाम लिया गया तो करताल ध्वनि की गड़गड़ाहट हो उठी। विशालकाय भीम हाथ में गदा लिए हुई मध्य भाग में उपस्थित हुआ। वह नंगो वदन था, पीतर वर्ण का लंगोट धारण किए हुए था। उसकी बलिष्ठ भुजाएं थी, चौड़ी छाती थी और तेजोमय मुखमंडल था। वह देखने में पर्वत के सदृश मालूम हो रहा था। भीम प्रांगण के मध्य में पहुंचकर गदा युद्ध का प्रदर्शन करने लगा। उसके कौशल को देखकर जनता मुग्ध हो उठी। बार बार तालियां बजाकर उसका अभिनंदन करने लगी। भीम जब अपने कौशल का प्रदर्शन कर चुका तो घोषणा हुई, क्या कोई राजकुमार गदा युद्ध में भीम का सामना कर सकता है? घोषणा होते ही दुर्योधन गदा लिए हुए भीम के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसका आकार प्रकार भी भीम के ही समान था। वह लाल रंग का लंगोट धारण किए हुए था। भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध होने लगा। दोनों के कौशल को देखकर जनता वाह वाह करने लगी, रह रहकर तालियां बजने लगी। पहले तो दोनों अपना अपना कौशल दिखाते रहे, पर बाद में उनके भीतर क्रोध पैदा हो गया। दोनों गदा फेंक कर मल्ल युद्ध करने लगे तो द्रोणाचार्य ने आज्ञा देकर उन्हें पृथक करा दिया। यद्यपि निर्णय नहीं हो सका कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, किंतु यह बात तो हुई ही कि दोनों के कौशल को देखकर जनता मुग्ध हो उठी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी प्लीज लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई का सपोर्ट करें। थैंक यू। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय हिंद दोस्तों।